Assalamu alaikum. This is Simra Khan. I hope you are in good condition and health. Is today's topic is molecular redetermination of solution. इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आप इसको लाइक करते हैं तो लाइक एंड शेयर कीजिए इसको, मेरी वीडियोस को, और ताकि इससे क्या हो कि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बेनिफिट्स ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही आ जाए तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे ये होगा कि मेरी वीडियो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा, जिससे आपकी जो भी क्वेश्चन होगा कि उस टॉपिक के हवाले से वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो अब व्यूअर्स आगे चलते हैं, अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले है मॉलिक्यूलर डिटर्मिनेशन। अच्छा, ये हम मॉलिक्यूलर मास की डिटर्मिनेशन करेंगे इस पूरे टॉपिक में कि सॉल्यूशन के मॉलिक्यूलर मास की डिटर्मिनेशन करेंगे, और ये किसके बेसिस पे होंगी? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे होंगी। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी ना, हमने फर्स्ट इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ी थी, उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम मॉलिक्यूलर मास की डिटर्मिनेशन करेंगे। तो कैसे होती है? The use of colligative properties of solution in the determination of the molecular weight of various compound has been one of the simplest method। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की डिटर्मिनेशन कर रहे हैं ना, तो ये बहुत ही एक सिंपलेस्ट मेथड है, क्योंकि फार्मूला सारे हैं हमारे पास सामने, ठीक है। बस उनको थोड़ा से उनकी रीअरेंज करके हाँ उससे हमें मॉलिक्यूलर मास मिल सकता है किसी भी सॉल्यूशन का। Since the colligative properties of solution depend only on the number of molecules of solute in them, क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो किस पर डिपेंड करती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, ठीक है, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक है। सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। तो दिस मेथड इज स्पेशली यूज फॉर डिटरमाइनिंग द मोलर मासेस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। अब क्योंकि इसमें नेचर का कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इससे जो है आसानी से, स्पेशली ये जो मेथड हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उसमें प्रोटीन भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ही है, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स, और पॉलीमर्स जो होते हैं, जो कि मतलब पॉलीमर्स क्या होते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स मिला के पॉलीमर्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका जो जब हम ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे इनका, तो वो एक डिफ़िकल्ट होता है किसी भी मेथड से। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके उनके मॉलिक्यूलर मासेस निकालेंगे, तो ये जो है आसानी हो जाएगी हमें उनके मॉलिक्यूलर मासेस को निकालने में। तो इसलिए ये जो मेथड है मॉलिक्यूलर मासेस की डिटर्मिनेशन का ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये स्पेशली यूज होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स के मासेस को निकालने में। आगे चल, तो जो सबसे पहली हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है वेपर डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर या फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, ये इससे हम क्या पता लगाएंगे? मॉलिक्यूलर मास, इसके फार्मूला का यूज़ लोअरिंग या डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर के फार्मूला को यूज़ करके हम अपना जो है वो मॉलिक्यूलर मास की डिटर्मिनेशन करेंगे किसी भी सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो प्रेजेंट होगा किसी भी सॉल्यूशन में उसकी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिपेंड्स ओनली ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन की किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो उसके अंदर प्रेजेंट है, मींस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? वो सॉल्यूट जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर उड़ता नहीं है। तो उसकी अगर हम क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल डिपेंड करता है किसके ऊपर? मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सॉल्यूट के ऊपर। और हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, ये मोल फ्रैक्शन है का फॉर्मूला है, ठीक है। तो दिस अलाउज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट टू बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन को जब हम यूज़ करेंगे किसी भी सॉल्यूट
मतलब किस मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सॉल्यूट को जो अगर हम क्या कहते हैं यूज़ करके हम मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। किस मैनर में, ये हमें आगे बताया गया है। बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल N is equal to W1 upon M1 and the number of moles of solute small n is equal to W2 upon M2, in which W1 and W2 are the weights of solvent and solute of molecular weights of M1 and M2 respectively। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है, कैपिटल N इज इक्वल टू W1 एंड अपॉन M1, और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं वो किसके इक्वल हैं, स्मॉल n इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, जिसमें W1 और W2 क्या हैं, वेट है सॉल्वेंट और सॉल्यूट, या जिसको हम मासेस भी कह सकते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। ठीक है, और ये किसके मॉलिक्यूलर वेट्स और जो उनके मॉलिक्यूलर वेट्स क्या हैं सॉलिड और सॉल्वेंट के, M1 किसका है सॉल्वेंट का और M2 है सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ये तो हो गया कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, हैंस द इक्वेशन ऑफ लॉवरिंग ऑफ वेपोरेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अभी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमने फार्मूला दिखाया है, अब इसको हम अपनी फार्मूले में कैसे पुट करेंगे। ठीक है, ये देखते हैं। अच्छा, P नॉट माइनस पी एस, ठीक है, डिवाइडेड बाय P नॉट, ये क्या है हमारा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब ये रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सॉल्यूट के। ठीक है, अच्छा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट का फार्मूला क्या था, स्मॉल n डिवाइडेड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि स्मॉल n जो है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के को डिनोट करता है, और कैपिटल N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये तो इसके इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या कह रहे हैं कि अब हमें इससे क्या निकालना है, इन दोनों इससे हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास, के हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा खोलेंगे। ठीक है, कैसे खोलेंगे कि हम नंबर ऑफ जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनकी जगह उनकी वैल्यूज़ रखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होती है, W2 अपॉन M2। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन किसके इक्वल होता है, W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। ठीक है, ये हमने इसका फार्मूला खोला। अब इन डाइल्यूट सोल्यूशन इन विच W2 अपॉन M2 इज नेग्लिजिबल कंपेयर विद W1 अपॉन M1, द फॉर्मर टर्म में बी ओमिटेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड द इक्वेशन सिंप्लीफाइज टू, क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादातर किस डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि W2 अपॉन M2 जो कि डिनोमिनेटर में, अब डिनोमिनेटर का ही क्यों जो है वो हम एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि जो सॉल्वेंट और जब सॉल्यूट मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूट की जो मिकदार है, सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो फिर हमें कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू दी सॉल्वेंट के। तो इसलिए हम टोटल नंबर ऑफ जो हमारे मोल्स हैं प्रेजेंट सॉल्यूशन में, उसमें से हम सॉल्यूट के मोल्स को हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो नंबर ऑफ कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के, वही हमें नज़र आते हैं। अब उसमें से क्या कहते हैं नॉमिनेटर में से हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम मालूम ही किसका कर रहे हैं, सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को नहीं मतलब उसको नहीं एलिमिनेट करेंगे, बल्कि डिनोमिनेटर से एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि जो ओवरऑल जो हमें जो ज़्यादा मतलब ओवरऑल क्वांटिटी जो हमें मिलेगी सॉल्यूशन के अंदर, वो ज़्यादातर हमें सॉल्वेंट की मिलेगी। इसलिए तो क्या कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर से हमने W2 अपॉन M2 एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, डेल्टा P अपॉन तो कैसा इसका हमें पर्पस क्या मिला, अब डेल्टा P चेंज इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये। ठीक है, क्योंकि P नॉट माइनस PS था, तो उसकी वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा P के ऊपर।
ठीक है। तो डेल्टा पी एज इट इज़ आ गया, ये डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 डिवाइड बाय W1 अपॉन M1। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे कैसे? द मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट M2 इज ऑब्टेन्ड बाय रीअरेंजिंग इक्वेशन टू M2 इज इक्वल टू W2 M1 P नॉट अपॉन W1 डेल्टा P। ये जो हमारे पास फार्मूला निकल के आया है, M2 क्या है? मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। इससे हम जो है वो निकाल सकते हैं मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट ये इक्वेशन यूज़ करते हुए। अगर हमारे पास बात हो रही है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, अगर हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी गई है वेपर प्रेशर की, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, तो हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। और डेल्टा पी की जगह हमें जो है वो क्या कहते हैं प्योर और जो है ना क्या कहते हैं चेंज इन जो चेंज आएगा वेपर प्रेशर में वो दिया जाएगा। तो फिर हम पी नॉट माइनस पी एस वाला इक्वेशन लगा सकते हैं डेल्टा पी की जगह। और अगर हमें इस इक्वेशन में से कोई दूसरी चीज़ जो है ना पूछने को दी गई हो, जैसे पी नॉट मालूम करें या ये सारी मतलब ये जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं जैसे कि W2 M1 W1 डेल्टा पी, अगर हमें ये सब मालूम हो तो हम दूसरी चीज़ें भी पता लगा सकते हैं इससे। ये तो एक ऑब्वियस बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है जिसको यूज़ करते हुए हम अपने मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पता लगा सकते हैं, वो है बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखते हैं ये क्या है। वी नो दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट राइजेस व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू इट। हम जानते हैं कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालें तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू दी मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन दी सॉल्यूशन। और ये जो इंक्रीज हो रहा है ना बॉइलिंग पॉइंट, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, ये मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का जो है वो फार्मूला आ गया हमारे पास। तो इससे हम कैसे निकालेंगे हमारी मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट को? मैथमेटिकली इट इज़ गिवन एज, अच्छा जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी है, जहाँ पर डेल्टा टी बी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का कांस्टेंट आ गया, और एम क्या है? मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ वी नो दैट मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो किसके इक्वल होता है? पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट के। लेट द वेट ऑफ सॉल्यूट बी W2 हैविंग मोलर मास M2 डिजॉल्व इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, ठीक है, तो जो वेट ऑफ सॉल्यूट है या जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो किसके इक्वल होता है? W2 के, जिसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास क्या होता है? M2, जो कि हमने किस में डिज़ोल्व किया है? किस ग्राम? W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो जो हमारे पास मोलैलिटी का जो इक्वेशन आएगी वो कैसे आएगी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये किसके इक्वल होता है? अब मोल्स ऑफ इस फॉर्मूले को हम खोलेंगे तो क्या होगा? W2 अपॉन M2 जो के आ गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब डिवाइडेड बाय W1 अपॉन 1000। W1 अपॉन 1000 क्यों लिखा है? क्योंकि जो मास था हमारे पास वो किस में वो हमें ग्राम्स में गिवन था। अब इसको हम डिवाइडेड करेंगे 1000 से तो किलोग्राम में हमारा मास आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को W2 अपॉन M2 डिवाइड बाय W1 अपॉन 1000 को जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। क्या कहते हैं, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ दी सॉल्यूट इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 अपॉन W1 इंटू M2। अब ये जो मोलर M की जगह जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जो इक्वेशन थी उसमें हम M की जगह ये इक्वेशन डालेंगे तो क्या आएगी इक्वेशन? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो M2 को हम बाहर निकाल लेंगे, यानी इज इक्वल टू के उस तरफ दूसरी तरफ ले जाएंगे और डेल्टा टी बी को इक्वेशन में शामिल कर देंगे या इक्वेशन में ऐड कर देंगे। M2 इज इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइड बाई W1 इंटू डेल्टा टी बी। अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम जो है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू जो है अपना मॉलिक्यूलर मास इजीली मालूम कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको यूज़ करते हुए हम अपना मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइन कर सकते हैं, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वी नो दैट डिप्रेशन एट द फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन एज, जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है वो क्या था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ कॉन्स्टेंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट का, एम यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हो गई। ये भी एज इट इज़, इसकी जो इक्वेशन है वो एज इट सिमिलर है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के, इसमें भी यही लगेगा फ्रॉम दी अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ इन अदर मोलरिटीज गिवन अस। अब हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हम निकाल चुके थे ये मोलैरिटी के कैसे निकली, तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा कि m इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 अपॉन W1/2m2। ये हमारी फाइनल इक्वेशन निकल के आ गई थी किसकी, मोलैरिटी की, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। तो यही लगेगी, हम m की जगह ये सब पुट कर देंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय W1/2m2। या फिर जब हम इसको एक रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, m2 को हम इज इक्वल टू के जो है वो दूसरी तरफ ले जाएंगे और डेल्टा टी एफ को दूसरी तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो इससे ये इक्वेशन हो जाएगी m2 इज इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइड बाय W1/2 डेल्टा टी एफ। इससे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो इक्वेशन है जो हमारे पास नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इससे कैसे निकलती है देखते हैं। मैथमेटिकली इट इज़ गिवन एज पाई इज इक्वल टू CRT। अच्छा, ये पाई नहीं है, ये एक क्या कहते हैं ये डिनोट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है। लेकिन ये इसका जो साइन है वो एज इट इज समवॉट इक्वल होता है पाई से, इसलिए मैं इसको पाई कह रही हूँ। Pi is equal to CRT where pi is equal to osmotic pressure, C is equal to molar concentration of the solution, R is equal to universal gas constant, T is equal to temperature, ठीक है। Now molar concentration of a solution containing W2 grams of solute whose molar mass is M2 and the total volume of the solution is V liters can be written as, C किसके इक्वल, C को डिनोट करा था मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, W2 अपॉन M2। अच्छा, मोलर कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के। यहाँ पे नंबर ऑफ इस वाली इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को जो ना वो क्या कहते हैं एलेबोरेट करके लिखा हुआ है कैसे, W2 अपॉन, इसको हमने मतलब खोल दिया नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूले को, W2 अपॉन M2 डिवाइड बाय V। तो ये अब रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को तो क्या होगा, W2 अपॉन V इंटू M2। अब ये W2 V इंटू M2 जो है इसको हम पुट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू W2 RT अपॉन M2 V। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आएगा M2 इज इक्वल टू W2 RT अपॉन V पाई। सही है। इससे हम जो है वो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज़ करते हुए, और जो कि एक सिंपलेस्ट मेथड है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको आसानी से समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश करी है कि ये मैं सिंपलेस्ट वे में जो है ना समझा सकूं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, जो भी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो कि अपना कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा देने वाले हैं इस साल या अगले साल, तो आई होप कि मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत भी कोई हेल्प हो सकती हो, तो मैं बहुत ग्लैडली जो है ना क्या कहते हैं अल्लाह का शुक्र करूँगी, क्योंकि आई नो दैट एक ये जो है वो मुश्किल होता है थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं और आप इससे आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और शेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि दूसरे भी जो स्टूडेंट हैं वो बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।